हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम है इश्क इश्क है मेहरबा सीजन 2। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। पिछला पार्ट में आपने सुना था कि आतिश अकदस को लेने उसके घर आता है और वो अकदस और जुहान को अकेले में बातें करते हुए देखकर अकदस से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो हवेली में होना चाहिए था। उस बात पर जुहान बोलता है कि हम लोग बातें कर रहे थे। आतिश और जुहान एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। एंड में आतिश को गुस्सा आ जाता है और वो जुहान को बोलता है कि तुम अकदर से दूर रहो, अब इससे आगे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राफिया बेगम ने अफान को देखकर कहा, जो आज उनकी तरफ आया हुआ था। मैं यहाँ क्यों नहीं आता, यहाँ मेरी मनोका रहती है। वो अफान उनकी बात के जवाब में बोला तो वो कुछ वक्त तक बोल ना पाई थी। शायद तुम्हें याद नहीं, उस मनोका से तुम इनकारी थे। राफिया बेगम एक ख्याल के तहत उसको देखकर बोली, इनकारी कभी नहीं था। जिस तरह सब अचानक से हुआ उस पर हैरान था। मुझे इस बात को तस्लीम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और आप लोगों ने इतना लंबा इंतजार मेरा मुकद्दर बना दिया। अफान उनकी बात पर संजीदगी से बोला, हमने कुछ नहीं किया था बेटा, तुमने तो उस वक्त पल भर में अपना फैसला सुना डाला था। ऐसे में हमें जो बेहतर लगा वो हमने किया। राफिया बेगम ने कहा, ठीक है, जो हो गया उसको डिस्कस नहीं करते। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप खुरिया को मेरे साथ रुखसत करें। अफान ने बेलचक अंदाज में कहा, तुम्हारे साथ रुखसत? राफिया बेगम हैरत से उसको देखने लगी। मैंने कोई अनोखी बात नहीं की, जाहिर सी बात है निकाह के बाद रुखसती तो होती है ना। अफान को उनका इस तरह हैरान होना समझ नहीं आया। जानती हूँ, पर वो इन चीज़ों के लिए रजामंद नहीं, राफिया बेगम ने बताया। अगर वो राजी नहीं तो आप करें, आप उसकी माँ हैं, मिल बैठकर समझाएंगी तो वो आपकी बात से अनहराफ कभी नहीं करेगी। पर अगर आप भी उसकी तरह चाहती हैं कि मैं तलाक दूं तो सॉरी, मैं उनको तलाक कभी नहीं दूंगा। अफान हतमी लहजे में बोला। अफान, कोई माँ ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी को तलाक हो, राफिया बेगम ने कहा तो वो मुस्कुराया। आंटी, मैं इस्लामाबाद जाने के लिए एक दो दिन में निकलूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चलें। उनकी बात पर अफान ने काफ़ी सीरियस होकर ठहरे हुए लहजे में उनसे कहा। आज उसका लबो लहजा कदरे मुख्तलिफ था। मुझे पहले खुरिया से बात करनी है अफान, वैसे भी हमारी रिहाइश अब यहीं होगी। हम अब कभी दोबारा इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, राफिया बेगम ने कहा। आपको इस्लामाबाद आना होगा, आप लोगों का अपना शहर है वो। आप हुरिया और खुरिया दोनों को ये बात समझा दें। बहुत रह लिया यहाँ, अफान ने नरमी से कहा। मेरे इख्तियार में नहीं है बेटा, हूर और खुरिया कभी नहीं मानेंगी, राफिया बेगम ने उसको समझाना चाहा। यकीन करें, सब आपके इख्तियार में है। यहाँ उनको आप लाई थी, वो आपको नहीं लाई थी। तो दोबारा इस्लामाबाद आने का भी आप कहेंगी तो वो आ जाएंगी। अफान ने जैसे बात ही ख़त्म कर डाली थी। वो दोनों घर आए तो मैं उनसे बात करूंगी, राफिया बेगम कुछ सोचकर बोली। सिर्फ बात नहीं करनी, उनको मनाना भी है। टिकट्स मैं बुक करवा लूंगा आप चारों की, वरना खुरिया अकेली की तो लाजमी। अफान ने अपनी बात पर जोर दिया तो राफिया बेगम गहरी सांस भरती रह गई। आपके लिए कॉल है एक। आतिश आज की कॉन्फ्रेंस के लिए आफाक लोगारी की दी हुई स्पीच को देखकर जमाया ले रहा था जब उसके पर्सनल असिस्टेंट ने आकर उसको बताया, किसकी कॉल है? आतिश ने बेजारी से उन पेपर्स को खुद से करके पूछा, दूसरी पार्टी से कॉल है, उसने बताया। ऑन करो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इस स्पीच को। यानी अब ये दिन आ गए हैं कि आतिश लुगारी मौज़बाना अंदाज में गुफ्तगू करेगा, जैसे डेट को मेरी नेचर का पता ही नहीं कि मैं हर बात मुंह पर मारने वाला शख्स हूँ। आज ही मेरी शख्सियत का खासा नहीं, सब तपे हुए अंदाज में कहता वो अपनी कनपट्टी पर हाथ फेरने लगा। कैसे हो आतिश लुगारी? उसके असिस्टेंट ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से पूछा गया। खास ये पूछने के लिए तो कॉल की हो नहीं होगी, इसलिए मेरा वक्त ज़ाया करने के बजाय मुद्दे की बात पर आओ। रही बात मैं कैसा हूँ, तो 10 मिनट बाद घर की टीवी ऑन कर लेना, लग जाएगा पता कि मैं कैसा हूँ, कहाँ और क्या कर रहा हूँ। आतिश ने उसकी बात के जवाब के अलावा हर बात कर डाली। अच्छा, क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ चौंकती हुई आवाज़ उसके कानों पर पड़ी तो वो उकताहट का शिकार होता अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखने लगा। तुम्हारी माँ के साथ डेट पर आया हूँ, अगर एतराज़ ना हो तो कॉल कट कर दूँ अब। हमें प्राइवेसी चाहिए, पता चले कि तुम काफ़ी लोनली लोनली फील करने लगो तो सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए भाई बहन का इंतज़ाम कर लिया जाए।
आतिश ने जले कटे अंदाज में कहकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स का खून आधा जला दिया था। मिस्टर आतिश लुगारी, अपनी जबान को संभाल कर बात करो, वरना वहां मारूंगा जहां पानी को भी तरसोगे। वो भड़क कर धमकी आमेज लहजे में उससे बोला। मेरी जबान संभली हुई है, तुमने अगर बकवास बंद कर ली तो मैं कॉल बंद करूं? आतिश ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। सुना है तुम्हारी बीवी घर पर अकेली है। दूसरी तरफ से जो कहा गया उस पर आतिश के चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे। हाथ की मुट्ठी को इतनी सख्ती से बीच लिया था कि रगें तक उभर कर जाहिर होने लगी थी। अभी तो तुम मेरी बीवी का जिक्र कर गया, अगली बार या दोबारा अपनी नापाक जबान से मेरी बीवी का नाम लिया ना, मुंह तेरा रहेगा लेकिन जबान नहीं रहेगी। आतिश ने चबा चबा कर लफ अदा किया तो उस इंसान का केका गूंजा था। तो क्या मेरी गुद्दी से जबान खींच लोगे? उसने पूछा। नहीं, मैं तो गरीब मिस्किन सा आदमी हूँ, मेरी सोच या काम इतने पहुंचे हुए कहाँ। मैं तो बस तुम्हारी जबान को काट कर उसका तुम्हें डिनर करवाऊंगा, फिर बताना कि तुम्हारी उस जबान का टेस्ट तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि थोड़ी जबान मैं तुम्हारे मुंह में रहने दूंगा। और जस्ट इमेजिन करो तो तुम तोतलाते बोलते हुए कैसे लगोगे। मुझे तो सोचते हुए भी गुदगुदी सी आ रही है। पाँव टेबल पर आराम से फैलाए रखकर आतिश ने आग और पेट्रोल का काम बाखूबी अंजाम दिया था। मैं जो तुझे बताऊंगा ना कि तेरी भी कहा ना, मेरी जोजा का जिक्र अपने मुंह से मत निकालना। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? आतिश ने उसकी बात को दरमियान में काटकर सख्त लहजे में कहा। उफ! आतिश लुगारी, द कूल पर्सन को गुस्सा आ गया। अब लगे ना पुराने वाले आतिश। वो हंसता हुआ बोला। तेरे लिए तो मैं अभी तक वही हूँ, एक बार सामने अगर आ गया फिर तेरे जिस्म की एक भी हड्डी सलामत रही ना तो फिर कहना कि मैं कूल पर्सन हूँ या कोई और। आतिश ने दबे दबे लहजे में उसको वार्निंग दी थी। तेरी बात के 10 मिनट में मुझे पता चला कि तू कहाँ और क्या कर रहा है और कौन। कहा ना तेरी माँ के साथ डेट पर आया हूँ, समझ में नहीं आती बात। आतिश ने उसका खून जलाना जरूरी समझा। तेरी बात में अभी 5 मिनट बचे हैं, अभी तो टीवी ऑन कर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ से इस बार उसकी बात को इग्नोर किए कहा तो अभी आतिश किसी को टीवी ऑन करने का कहता उससे पहले उसके असिस्टेंट के सेल पर आफाक लुगारी की कॉल आई थी। सर वो। उसके कुछ कहने से पहले आतिश उसका सेल पकड़ता स्क्रीन की तरफ देखता कॉल पिक कर गया। हेलो डैड, आर यू फाइन? आतिश सेल फोन कान से लगाता उनसे पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ तू और ऐश घर पर नहीं है, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। दूसरी तरफ आफाक लुगारी की बात सुनकर आतिश अलर्ट हुआ। क्या हुआ है, मुझे जल्दी से बताएं। आतिश तेज आवाज में उनसे बोला। घर को जाने कैसे आग लग गई है, फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दी है, सब ठीक हो जाएगा। और आफाक लुगारी जाने क्या कुछ बोल रहे थे, लेकिन आतिश अब कुछ और सुनने की सलाह से मफलूज हो चुका था। वो इनकी कोई और बात सुन और समझ रहा था। वो तो सेल फोन को दूर उछालता हवास बासाख्ता होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। सर कॉन्फ्रेंस में जाना है, इसके असिस्टेंट ने कुछ कहा था, पर आतिश को अपने आसपास धमाके होते महसूस हो रहे थे। पार्किंग एरिया में वो जब आया तो गार्ड्स इसके अलर्ट हुए थे। ड्राइवर ने इसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो उसको दूर करता खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। अपने माथे पर आया पसीना साफ करता वो जल्दी से तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर चुका था। एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करता, दूसरे हाथ से कभी अपने चेहरे पर हाथ फेरता तो कभी गर्दन पर। वो पागलों की तरह गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसके हाथ जिंदगी में पहली बार कांप रहे थे, दिल बंद होने के दर पर था। जाने कैसा एहसास था जिसने उसको यूं हवास बासाख्ता कर लिया था। हैरत अंगेज थी, आज आतिश लुगारी डर रहा था। जिंदगी में पहली बार आतिश लुगारी को डर लग रहा था। किसी अपने को खोने का एहसास उसको होने लगा था और शिद्दत से महसूस हो रहा था। उसको महसूस हुआ जैसे आंखों में हल्की नमी उतरने लगी है, पर उसने उस नमी को पीछे धकेलने की कोशिश ना की थी, बल्कि बाहर आने का रास्ता दिया था। उसने जोर से हॉर्न दिया, उसके इख्तियार में ना था, वरना वो भागकर अपने घर जाता। जोजा। उसके लब हल्के से हिले थे। उस पर एक इंकशाफ हुआ। जिस लड़की से एडवेंचर के तौर पर उसने शादी करने का सोचा था, वो लड़की पल भर में उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। किसी से ना हारने वाला आतिश लुगारी अगर किसी से खुशी खुशी हार सकता था तो वो थी उसकी जोजा। उसकी वो जोजा जिसका एहतराम शायद उसके दिल में इतना था कि वो उसका नाम भी नहीं लेता था। ये बात बस एहतराम तक महदूद ना रही थी, कुछ और मंजिलें भी छू चुकी थी। फिर बुला के धूल उड़ाती गाड़ी उसके घर के पास रुकी थी, जिसका दरवाज़ा बंद किए बगैर वो तेजी से उतरता
घर के बाहर लोगों का हुजूम गफीर देखकर उसने बालों की मुट्ठी में झगड़ा था। एम्बुलेंस की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह उसके कानों में बज रही थी, पर वो उसको उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देता और ना वहाँ मौजूद भीड़ से उसका कोई लेना देना था। उसको तो बस अंदर जाना था, अपनी जोजा, अपनी अकदस के पास, जो घर में अकेली थी, जिसको वो अकेला छोड़कर खुद बाहर निकल गया था। लोगों की भीड़ को चीरता वो कुछ आगे आया तो अपने घर से आग के शोलों को भड़कता हुआ देखकर एक पल को आतिश लड़खड़ाया था, लेकिन अपनी तमाम सोचों को झटकता वो अंदर की तरफ बढ़कर जाने लगा था तो उसके बीच में ही पुलिस एहलकारों ने रोक दिया था। छोड़े मुझे! आतिश उन सब की गिरफ्त में झटपटाया था। सर, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, आग बहुत बुरी तरह से लगी हुई है, हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ है, एक पुलिस ऑफिसर ने उससे कहा तो आतिश ने उसको गर्दन से दबोचा था। गर्दन की हड्डी को दबाता वो उसको मार ही देता, लेकिन जल्दी से कुछ लोगों ने उसको उस पुलिस ऑफिसर से दूर किया। छोड़ो मुझे, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबकी ईंट से ईंट बजा डालूंगा। आतिश उन 7-8 लोगों की गिरफ्त में चीखा था। सर, आप होश से काम लें, फायर ब्रिगेड वाले भी भाड़ में जाओ तुम सब, और तुम्हारे फायर ब्रिगेड वाले। अपना बाजू उन लोगों की गिरफ्त से आज़ाद करवाता दो ऑफिसर का एक दूसरे से सर बुरी तरह से टकराता अपने अपने आगे खड़े और ऑफिसर के सीने पर लात मारता वो घर की तरफ बढ़ने लगा तो उसका पूरा चेहरा धूल हो चुका था, टांगे बेजान होने लगी थी। अकदस का सोच सोचकर वो पागल होने के दर पर था। आज वो इतना तड़प रहा था कि अपना सर पीटने के दर पर था। आज बगैर कोई चाल चले वो शिकस्त हासिल कर चुका था, एक ऐसी शिकस्त जो पूरी जिंदगी उसको याद रहनी थी। आग हर तरफ फैली हुई थी, उनके खूबसूरत घर का नक्शा ही बदला हुआ था। कश्मकश में मुब्तला होता वो कैसे अंदर जाए ये सोच रहा था, क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर अचानक से उसकी नज़र दूसरे दरवाजे की तरफ पड़ी, जहाँ कुछ लोग स्ट्रेचर को ला रहे थे। अंदर उससे पहले कोई गया था, फायर ब्रिगेड वालों ने अपना काम शुरू किया था। ये बात जैसे उसको पता चली, अब जोजा, आप इनका चेहरा नहीं देख सकते। वो लोग घर से काफ़ी दूर आए तो बेकरारी की कैफियत में आतिश स्ट्रेचर पर मौजूद अकदस के वजूद से चादर हटाने लगा था, जब उसको किसी ने टोक कर कहा, क्यों? आतिश ने जलती निगाहों से उसको देखकर पूछा। उसकी ये मुदाखलत ज़रा भी पसंद न आई थी। इनका चेहरा पूरा जल चुका है, उसने बताया तो आतिश का दिल जोर से धड़का था। क्या मतलब? आतिश को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। इनका पूरा चेहरा मसीक हो चुका है और शायद बॉडी भी काफ़ी जल चुकी है, और इसकी सांसें तो चल रही है ना? वो अफसोस भरे लहजे में उसको बताने लगी थी, जब धड़कते दिल के साथ आतिश ने बेचैनी के आलम में पूछा था। उसको ये बात जाननी थी कि उसकी जोजा का दिल धड़क रहा है ना? उसका चेहरा मुतासिर हो चुका था। पूरा ये जानते हुए भी उसको अगर किसी चीज़ की ज़्यादा परवाह थी कि तो बस उसकी ज़िंदगी की, उसकी सांसों की, जिसकी डोर वो अपनी सांसों में बांधती हुई महसूस कर रहा था। जी, सांसें चल रही हैं। डॉक्टर ने अकदस के बारे में बताया था, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे किसी ने आतिश को उसकी ज़िंदगी की नवीद सुना दी हो। बेख्तियार सर झुकाकर उसने अपने रब का शुक्र अदा किया था। हमें इन्हें एम्बुलेंस में डालना होगा ताकि हॉस्पिटल पहुंचकर जल्दी इनका इलाज शुरू हो जाए। वो बोला तो लब बीचकर आतिश ने स्ट्रेचर की तरफ देखा। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इस चादर में उसकी जोजा का वजूद छुपा हुआ है। वो लोग स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में डालकर निकल चुके थे। आतिश भी जाने लगा था, लेकिन मीडिया वालों ने चारों तरफ से उसको अपने घेरे में घेर लिया था, जिनके सवालात वो काफ़ी ज़ब्त से सुन रहा था। क्या खाला, बाकी में हानि का रिश्ता तय करने लगी हो आप? रयान काफ़ी हैरानगी से सुहान को देखकर बोला। उसके साथ सिकंदर भी था, जिसका प्लान दुआ के साथ था, लेकिन रयान ने ज़बरदस्ती कस्में देकर यहाँ आने का कहा था, जिस पर ना चाहते हुए भी यहाँ आया था, और आकर जो बात उसको पता लगी उस पर वो यकीन करने से कासिर था। और यही हाल ईशा का भी था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक जोहान की शादी का शोशा कैसे शुरू हो गया। हाँ, मुझे भी जुरेस ने बताया, हानि को एक लड़की पसंद आ गई है और वो चाहता है कि हम उसके घर रिश्ता ले जाएं। सुहान ने गोया उन तीनों के सरों पर धमाका किया था। वो हक दक एक दूसरे का चेहरा ने जाने के बाद सुहान को देखने लगे, जो अपने क्लाइंट के केस की फाइल पढ़ने में मसरूफ थी।
हानि ने खुद कहा है। मतलब सीरियसली हानि को लड़की पसंद आई है? रायान बेहोश होने के दर पर था। हाँ, और क्या तुम में से किसी को भी पता नहीं? तुम सब तो एक दूसरे से हर बात शेयर करते हो ना। सुहान को उनका हैरान होना समझ नहीं आया। वो अगर बताता तो शायद हमें इतना बड़ा शौक ना लगता। अब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे हानि को भी जमाने की आबो हवा लग गई है। इस बार सिकंदर बोला। क्यों, क्या मेरे बेटे को हक नहीं कि वो किसी लड़की को पसंद करे? सुहान ने फाइल से नजर हटाए उनको कहा, हक तो है, पूरा पूरा हक है उसके पास, लेकिन खाला उर्फ चच्ची, आपको नहीं लगता ये सब अचानक से हुआ है? आई मीन जोहान एक लड़की को पसंद करता है, वो जोहान जो नजर उठाकर किसी लड़की को देखता तक नहीं, उसने किसी को पसंद भी कर लिया और हम में से किसी को ये बात कानो कान खबर तक ना हुई। इस बार ईशा उसके साथ बैठकर बोली, हैरानगी तो मुझे भी हुई थी जब सुरेश ने बताया था, पर हो सकता है शादी में वो उसको पसंद आ गई हो। सुहान ने उसकी बात के जवाब में कहा, शादी शादी शादी? वो तीनों चौंक कर एक साथ बोले, हाँ, अकदस की शादी में उसने इशाल को पसंद कर लिया हो। माशाल्लाह से प्यारी बच्ची भी बहुत थी। सुहान ने बताया तो वो तीनों हक दक उसका चेहरा देखने लगे। इशाल कौन? रयान ने पहले कंफर्म करना चाहा। इशाल लुगारी, आतिश लुगारी की बहन। सुहान ने जैसे उनके शक पर मेहर लगा दी थी। उसने इशाल लुगारी के बारे में कहा कि वो उसको पसंद करता है। खाला उर्फ चची, उन दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। ईशा कुछ बोलने के लिए काबिल हुई तो बोली, बेटा, मज़ा भी तो तब होता है ना कि अगर एक जैसा मिजाज हो तो मज़ा कहाँ आएगा। अच्छा है, कुछ आदतें हानि इशाल की अपनाएगी और कुछ आदतें इशाल उसकी अपनाएगी। सुहान ने कहा तो वो बस सर हिलाते उसके पास से उठ गए थे। वो तीनों हैरान और परेशान टीवी लाउंज का रुख करने लगे थे। जब जुहान ऑफिस से घर में दाखिल हुआ, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? जानती तो थी आज हमें ऑफिस में बहुत काम था। जुहान ने ईशा को देखकर कहा, क्या हुआ? उसको कोई भी जवाब ना देता पाकर जुहान ने सवालिया नजर से उसको देखा, जो काफी संजीदा नजर से उसको ही देख रही थी। जवाब में ईशा मुंह टेढ़ा करती टीवी लाउंज चली गई तो जोहान ना समझे से उसकी पश्त को देखने लगा। ईशू को क्या हुआ है? जोहान ने ताजुब से रयान को देखकर कहा, जवाब में वो भी ईशा की तरह करता उसके पीछे चला गया तो जोहान को समझ नहीं आया कि इन दोनों को क्या हुआ है अचानक से। इन दोनों को आज क्या हो गया है? कुछ हुआ है क्या? जोहान ने सिकंदर को देखकर पूछा। अब हम्म वो उन दोनों से ज्यादा मुंह टेढ़ा करता चला गया तो जोहान ने गहरी सांस खारिज की और कुछ सोचकर उनके पीछे गया। जग्गू, ईशू, सकी, क्या हो गया है तुम सबको? इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जोहान ने उन तीनों को देखकर पूछा, कोई मूवी देखें? ईशा उसको फुल इग्नोर करती उन दोनों को देखकर पूछने लगी। नॉट अ बैड आइडिया, रायान ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। लेकिन देखे कौन सी? सिकंदर ने पूछा। पठान या फिर जवान? ईशा ने ऑप्शंस दिए। तुम लोगों को मैं नजर नहीं आ रहा क्या? जुहान उन लोगों के सर पर आ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास वो मूवीज हैं? रायान ने जैसे जुहान की बात को सुनी ही ना था। हाँ है, वेट करो, मैं अपना सेलफोन ऑन करती हूँ, ईशा ने पुरजोश होकर कहा। वो अभी उठने लगी थी कि उससे पहले जुहान ने उसको वापस सोफे पर बिठा दिया। तुम सबको हो क्या गया है? जुहान बुरी तरह से जच हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये तीनों उसकी मौजूदगी को फरामोश किए अपने साथ बातों में कैसे मगन थे। ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो उन लोगों के दरमियान था ही नहीं। हमें कुछ हुआ है? वो तीनों हम आवाज में कहते एक दूसरे को देखने लगे। नहीं तो क्या मुझे? कब से तुम लोगों की इग्नोरेंस को महसूस कर रहा हूँ, आखिर मसला क्या है? जुहान ने जानना चाहा। कोई मसला नहीं है, आप खामखा खुद से कयास रायान ना करें, रायान ने मुंह के जाविये बनाकर कहा। जग्गू, जुहान ने तुम्बिया करती नजर से उसको देखा। जग्गू, ये मिस्टर चाहता है कि हम सब खामोश रहें, ईशा ने रयान को देखकर कहा। हाँ तो हम खामोश ही हैं, सिकंदर ने बताया। ईशू, सकी, तफसील से बताओ कि हुआ क्या है आखिर? जुहान बाल नोचने के करीब हुआ। जो हुआ है उसके होने पर तो हम खुद होने पर परेशान हैं, ईशा ने बताया। और इस बेवकूफ़ को तो अल्लाह मियाँ की गाय लगता है। रायान ने खींचकर एक थप्पड़ सिकंदर की पीठ पर मारा। हाँ तो मुझे क्या पता था कि ये मासूम, अपने काम से काम रखने वाला नजर आता शख्स इतना शातिर होगा और एक दिन ये चांद चढ़ाएगा, सिकंदर ने सर झटक कर बताया। भाई, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि ये साहब कोई ना कोई चांद जरूर चढ़ाएगा।
जब मैंने इसको और उस फुलझड़ी को बहुत करीब खड़ा देखा था यूनी में, रयान ने उसका भरपूर साथ देकर कहा। लेकिन जोहान अभी तक उनकी बातों का मतलब अखज़ नहीं कर पाया। जग्गू, तमीज़ से होने वाली भाभी है तो वो तुम्हारी। अगर तुम उसको फुलझड़ी जैसा नाजिबल लकब दोगे तो ये मोहतरम खफा हो जाएंगे हो और हो सकता है कि इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए। रयान की बात पर ईशा ने उसको टोक कर कहा। उफ, शम्मा चाहता हूँ मैं। रयान ने जोहान के आगे हाथ जोड़े तो वो बस उसको देखता का देखता रह गया। भाभी तो भाभी माँ होती है, माँ समा तो मैं भला उसकी शान में ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। आप मुझे किसी सज़ा का मरतकब ना बनाइएगा। मैं अपना लव फुलझड़ी वापस ले लेता हूँ। रायन ने ड्रामेबाजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर कहा। कैसी अजीबो गरीब लैंग्वेज है तुम्हारी। जोहान हैरत से उसको देखता बोला। हमारी तो खैर बस लैंग्वेज अजीब है, लेकिन आप मोहतरम के तो करतूत सारे अजीब हैं। रायान उसकी बात पर दो बदू बोला तो जहाँ उन दोनों ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, वहीं जोहान सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया था। देखो तो जरा अब ड्रामे कैसे कर रहा है, जैसे बड़ा ना समझ बर्गर बॉय है। सिकंदर जोहान को देखता उनसे बोला। हाँ वाकई, और हमें लगता भी तो ऐसा ही था, पर इसने प्रूव किया कि हम रॉन्ग थे। ईशा ने सर झटक कर कहा। गालियाँ पूरी हो गई हो तो बता दो क्या मसला है। मैंने क्या किया हुआ है। जोहान ने गहरी सांस भरकर कहा। तुमसे हमें ये उम्मीद ना थी, मतलब तुम हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे और हम मासूम आईना साफ करते रहे। रयान और उसकी अनोखी कहावतें, बात क्या है। जोहान ने जब से पूछा। तुम किसी लड़की में इन्वॉल्व हो और हमें बताना गवारा नहीं किया। नहीं मतलब क्यों, हमने कौन सा उसको पटाना था। सिकंदर ने तासुब से उसको देखकर बोला। बाकी हमारा दिल है कोई किराए का घर थोड़ी जो जो कोई आएगा उसको जगह दे डालेंगे। रयान ने भी उसकी बात से इत्तेफाक किया। व्हाट रबिश, क्या बकवास है ये। मैं किसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं। जोहान अजीब नजर से उनको देखकर बोला। हाँ वही तो, व्हाट रबिश, क्या बकवास है ये। ईशा ने खा जाने वाली नजर से उसको देखा। वॉट एवर इट इज, टेल मी इन किलर व्हाट। जोहान पागल होने के दर पर था। वो चाहकर भी उनकी दुखी छुपी बातों का मतलब जान नहीं पा रहा था। यू लव इशाल। ईशा ने वाकई में साफ लफ्जों में बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर पूछा तो जोहान के छक्के छूट चुके थे। वो बारी बारी उन तीनों को देखने लगा जो काफी नाफहम तासुरात सजाए उसको देख रहे थे। वाई आर यू आस्किंग। जोहान खुद को कंपोज करता उससे पूछने लगा। उसको पता नहीं लगा कि ये बात उनको किसने कही, क्योंकि उसके तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। ऐसा भी उनको लग सकता है या वो इनसे पूछ सकते हैं। Why are you asking? Wow, what a question! रयान उसकी नकल उतारता बोला। Say no. What can we do? You are the owner of your own will. Who are we? What are our स्टॉप यार, क्या हो गया है तुम तीनों को। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपनी कोई बात तुम लोगों से छुपा सकता हूँ। हम चारों की जिंदगी एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह है, जिसमें कोई झोल नहीं, जिसका कोई भी वर्ब धुंधला नहीं। सिकंदर जज्बाती होता मजीद उससे कुछ कहता, उससे पहले जोहान बोल पड़ा। तो इस किताब में लव वाला चैप्टर तुमने फारसी में क्यों लिखा है। रायान ने कहा तो जोहान ने उसको देखा। एक बार फिर उसका ख्याल आया कि वो सारी बात उनको क्लियर बता दे, लेकिन फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वो उनको बताएगा कि उसको इशाल ने अगवा किया था और फोर्सली उससे निकाह करना चाहती थी, तो इन सब ने उसका खूब मजाक उड़ाना था कि उसको एक लड़की ने अगवा किया था। ये बात ना तो कभी वो भूलेंगे और ना उसको भूलने देंगे। उल्टा उसके आने वाले बच्चों को भी उसकी तमाम हिस्ट्री बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। एक तरह से फिर ये उसका वीक पॉइंट हुआ जो सारी पैटर्न के हाथ लग जाता। ये सब सोचते हुए बेख्तियार उसको झिरझिरी सी आई थी और अपने पहले ख्यालात पर उसने लानत भेजी। किन सोचों में गुम हो, जवाब दो। रयान ने उसके आगे हाथ लहराया। नहीं, बस मैं ये बोल रहा था कि मैं उसमें इन्वॉल्व ना था, बस शादी के लिए उसका इंतखाब किया है। चौहान ने बताया। क्यों, उस फुलझड़ी में ऐसा क्या है जो तुमने उसका मुंतखब किया है शादी के लिए। सिकंदर ने पूछा। कैसा अजीब वर्ड यूज कर रहे हो। जोहान ने तासुब से उसको देखा। लगा लगा लगा, दिल में कुछ हो रहा है मौसूफ को भाई। अब कोई उसको फुलझड़ी नहीं बोलेगा, एहतराम से उनका नाम लेगा। रयान ने शौक निगाहों से जोहान को देखकर बोला।
ऐसी कोई बात नहीं, जुहान ने संजीदगी से कहा। बात बस इतनी है कि ये शहजादे बस उसको अपने निकाह में लेना चाहते हैं। भला खुद सोचो, खूबसूरत लड़की कौन अपने हाथ से जाने देता है। ईशा ने रयान का भरपूर साथ दिया। वैसे हानि, एक बार सोचो, वो काफी पहुंची हुई लड़की है। तेरा और उसका कोई जोड़ नहीं, वो मगरिब है तो तू मशरिक। अपने रोब में दबा कर रखेगी वो तुझको। बच्चों के डायपर्स बदलवाएगी, अपने टांगे दबवाएगी, सर दबाने का कहेगी। मेरी मान, अपनी जैसी किसी लड़की का इंतखाब कर, वरना वो फुलझड़ी अपनी उंगलियों के इशारे पर तुम्हें नचाएगी। रयान उसकी तरफ झुकता अपने मुफीद मशवरों से उसको नवाजने लगा। हाँ, वो बोलेगी बैठ तो तू बैठेगा, वो कहेगी कि खड़ा हो जा तो तू खड़ा हो जाएगा। सिकंदर कहाँ पीछे रहने वाला था, हो गई बकवास। जुहा ने बड़े तहम्मुल से पूछा। वैसे उसके पास खूबसूरती के अलावा कुछ है तो नहीं, फिर तुम्हें उससे शादी का शौक कैसे लाहक हुआ, जो हमसे मशवरा किए बिना डायरेक्ट जज जुरेस के पास हाजिरी लगवा दी और फैसला उनसे अपनी मर्जी का करवा लिया। ईशा को कुछ हजम नहीं हुआ। ना करो इशू, उसके पास पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ है। जाहिर सी बात है, जहेज में आधी मलकियत तो अपने नाम करवा कर आएगी ना। आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर की इकलौती बहन है। सिकंदर ने उसकी बात के जवाब में कहा। हाँ ये तो है, सारी जिंदगी हानि तो बस फिर बैठ कर खाएगा। रयान ने रक्श भरी निगाह जुहान पर डाली तो जुहान बस बाल नोचने के करीब हुआ था। कितनी फजूल। तुम लोगों ने न्यूज़ देखी है। जुहान अभी उनसे कुछ कहने लगा जब मीशा वहां आकर बोली, जो अपने यूनिफॉर्म में मबलूस थी। हम न्यूज़ नहीं देखते, नींद आने लगती है, जुहान ने बताया। दुगारी हाउस में आग लगी है, मीशा ने बताया तो वो झटका खाकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। अगर सबको तो ठीक है ना, जुहान ने परेशानी से पूछा। हाँ, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। और ये सब अचानक कैसे हुआ, क्या उनके घर में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, कोई कैसे उनके घर को आग लगाकर जा सकता है। ईशा भी परेशानी से बोली। इन्वेस्टिगेशन जारी है और अकदस घर पर मौजूद थी। मिशा ने जो बात बताई उस पर उन सबके चेहरे की रंगत पल भर में उड़ी थी। किस कदर लापरवाह घराना है, जुहान सख्त लहजे में बोला। अभी ये वक्त होश गंवाने का नहीं है, हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना है ताकि पता हो कि वो कैसी है। ईशा ने उसको रिलैक्स करना चाहा। आपको पता है हॉस्पिटल कौन सा है, सिकंदर ने मीशा से पूछा तो वो महज सर को जुम्बिश दे पाई। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।